जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों की आज से स्टार्ट हो रही है और पर डे लेक्चर आपको मिलेंगे। हो सकता है सैटरडे संडे में भी मिलें, जैसी समय की उपलब्धता रही। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बाद हम लोग इस सिविल सर्विसेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और करंट अफेयर्स का आज का टॉपिक जो मैं लेकर के आया हूँ वो पूर्वोत्तर भारत से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल की वैश्विक घटनाएं कुछ इस तरीके से घटित हुई हैं जिनसे कि ये पूर्वोत्तर क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। 2014 के बाद जब से लुक ईस्ट पॉलिसी की बजाय एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं कि पूर्व की तरफ केवल और केवल देखने से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ एक्ट करना पड़ेगा, तो तब से ये पूर्वोत्तर क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। और 2020-21 के बाद जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, चाहे वो प्रिलिमिनरी एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो, तो यहाँ के प्राकृतिक जो सिस्टम है, यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जितने भी वन्य जीव जंतु, यहाँ के इवेंट्स, खेल कूद, सांस्कृतिक विविधता, जनजातियों से, इन सब से क्वेश्चंस आया हुआ है। हाल ही में मतलब आपको ये समझना है कि कल परसों की बात नहीं चल रही है, मतलब साल 2 साल के अंदर पड़ोसी देश में तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में। तो इस वजह से पूर्वोत्तर क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। चिकन नेक आपने सुना होगा, बार बार न्यूज में आ रहा है कि बार बार पाकिस्तान और बांग्लादेश, साथ में चाइना का गठजोड़, ये सब जो है एक कुछ ना कुछ सुरक्षा चुनौतियां वो भारत के लिए खड़ी कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत का एक समृद्धि के अग्रदूत के रूप में, ग्रोथ के इंजन के फ्रंट रनर के रूप में कैसे काम कर रहा है या कैसे काम करने की उसके अंदर क्षमता है, क्या क्या चुनौतियां हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वो है समृद्धि के अग्रदूत के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र या पूर्वोत्तर भारत। नॉर्थ ईस्ट एज फ्रंट रनर ऑफ ग्रोथ। कैसे ये फ्रंट रनर साबित हो सकता है, क्या क्या चुनौतियां हैं और अभी तक हमने उसमें कहाँ तक प्रगति हमने की है फ्रंट रनर के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र में। पूर्वोत्तर क्षेत्र जब भी मैं कहूँ तो सबसे पहले आप इंडिया का मैप, पॉलिटिकल मैप खास करके ये जरूर ध्यान में रखिए, ये जरा देख लीजिए। कुछ ऐसा है, यहां पर है आपका सिक्किम। सिक्किम, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक इसके नीचे कुछ इस तरीके से ये है असम। यहां पर एक रीजन है वो है मेघालय। मेघालय, ये है आपका त्रिपुरा, मिजोरम, सॉरी मणिपुर।
नहीं, मिजोरम ही है। इधर है मणिपुर, और यहां पर जो रीजन है वो है नागालैंड। कितने हो गए? तीन। तीन छः, एक सात, एक आठ। सिक्किम को ध्यान में रखिएगा, सिक्किम को भूलिएगा मत। इन लोगों को, सिक्किम के अलावा ये जो हैं, इनको बोलते हैं सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया। सिक्किम को लेकर के 8 लोग हो जाते हैं। ठीक है। ये जो चौड़ी पट्टी है जिससे ये नॉर्थ ईस्ट पूरा भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा है, इसी को बोलते हैं चिकन नेक। चिकन नेक निक नेम है। वैसे इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी गलियारा या सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है। तो ये रीजन जरा ध्यान में रखिएगा, इन रीजन्स की बात हो रही है पूर्वोत्तर क्षेत्र में, सिक्किम को लेकर के। ठीक है। तो सिक्किम को लेकर के जब बात चलेगी तो प्रधानमंत्री के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, इस पूर्वोत्तर क्षेत्र को 8 राज्य हैं, तो इसको अष्टलक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। ये सब आपके निबंध में काम आएंगे ऐसे में, अष्टलक्ष्मी की संज्ञा। अब लक्ष्मी जी की संज्ञा अगर दी गई है तो इसका मतलब कि ये क्षेत्र भारत के विकास में काफी ज्यादा योगदान देने की बात करेगा, या इसके अंदर ऐसी क्षमता है कि ये भारत के विकास में काफी ज्यादा योगदान दे सके। अब अष्टलक्ष्मी की संज्ञा, पहली बात तो प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है इस क्षेत्र को, पूर्वोत्तर के क्षेत्र को। दूसरी बात, यहां पर एक विजन दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा ही, जिसको बोलते हैं ईस्ट विजन। ईस्ट विजन, ईस्ट का मतलब क्या है? एम्पावर। ए का मतलब एक्ट, एस का मतलब स्ट्रेंथन, और टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म। मजबूती से एक्ट करना है, मजबूती प्रदान करना है, और उसके स्वरूप को बदलना है। ये सारी क्षमता इस रीजन के अंदर में है। अब केवल हवा से तो बात बनेगी नहीं, कुछ ना कुछ आपको उदाहरण देना पड़ेगा कि क्यों जो है ये विकास का इंजन कहा जाता है पूर्वोत्तर क्षेत्र। ठीक है। ब्रॉड वे में थोड़ा देखिएगा, संकीर्ण वे में देखने की आदत छोड़ दीजिए। ठीक है। चलिए, सेक्टर्स, या हिंदी में इनको बोलते हैं क्षेत्रक। कौन कौन से क्षेत्र में ग्रोथ की संभावनाएं हैं या भारत के विकास में ये योगदान दे सकता है? सबसे पहला क्षेत्र जो आता है वो आता है हस्तशिल्प, हथकरघा एवं वस्त्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके बारे में 2-3 पॉइंट यहां पर ध्यान में रखिए नॉर्थ ईस्ट से संबंधित। देखिए, जब भी बात आती है हस्तशिल्प या हथकरघा की, तो आप स्वतंत्रता के समय से ध्यान दीजिए कि बंगाल का रेशम काफी फेमस था, लेकिन साथ में साथ जूट भी फेमस है। जब विभाजन हुआ भारत का, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश चला गया, तो पूर्वी पाकिस्तान का में जो जूट और रेशम के उत्पादन के क्षेत्र थे वो 2/3 चले गए पूर्वी पाकिस्तान में, लेकिन 1/3 जो बाकी रह गया है उनमें क्या है? असम का कुछ रीजन और बंगाल का। तो असम का मूंगा रेशम, मूंगा रेशम रेशम की एक वैरायटी है।
यहां पर जो हथकरघा उद्योग है वो संधारणी है, मतलब सस्टेनेबल। मतलब उसका इतना ज्यादा दोहन नहीं किया गया कि वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, रिसोर्सेज को अभी भी मेंटेन करके चल रहा है। और तीसरी बात कि अगर मैं देखूं तो 50% से ज्यादा हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग कहां से हैं? नॉर्थ ईस्ट से। हस्तशिल्प में कुछ चीजों का उदाहरण भी आप देंगे, जैसे जैसे त्रिपुरा का बांस शिल्पकारी, त्रिपुरा की बांस शिल्पकारी, नागालैंड के सॉल, आदिवासी सॉल या सॉल कह सकते हैं। ठीक है, ये काफी ज्यादा फेमस है। दूसरा कौन सा सेक्टर है? नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम हिली रीजन है। असम का पूर्वोत्तर क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश पूरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का नॉर्दर्न भाग, ये सब हिली रीजन है। तो नवीकरणीय ऊर्जा में खास करके हाइड्रो पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इसमें यहां पर लग सकते हैं, जल विद्युत परियोजनाएं। और उनके क्षेत्र में आपको यह ध्यान में रखना है कि 60 गीगावाट से अधिक का पोटेंशियल है इनके पास। और ये जो 60 गीगावाट है, ये टोटल जो भारत का पोटेंशियल है उसका 40% है। ठीक है, और वैसे भी नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य हैं, त्रिपुरा हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, अधिकतर पावर सरप्लस स्टेट्स हैं ये। मतलब यहाँ पर डिमांड कम है और ज़्यादा विद्युत उत्पादन हो रहा है। डिमांड कम क्यों है वो आगे बताएंगे। प्लेन एरियाज नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, तो उसी हिसाब से सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ पर है? इंडस्ट्री में। घरेलू आप कितना ज़्यादा डिमांड कंज्यूम कर लेंगे? ज़्यादा ज़्यादा लाइट पंखा चला लेंगे, एसी चला लेंगे। ऐसा रीजन है हिली एरियाज की ज़्यादा एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैक्सिमम डिमांड इंडस्ट्री की है, लेकिन इंडस्ट्री है ही नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं? ये बिजली बेच करके आगे अपना विकास कर सकते हैं। कुछ लोग कर भी रहे हैं। भूटान देखिए, भूटान केवल और केवल पानी और बिजली बेच करके भारत से अपनी उन्नति कर रहा है। वही चीज नेपाल नहीं कर पाया। नेपाल को बहुत देर बाद समझ में आया। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा आप ध्यान में रखिए। ठीक है, ज्योग्राफी वहाँ की कल्चर, ये सब। रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। तीसरा क्षेत्र क्या है? पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी। इको टूरिज्म बहुत फेमस है। कई लोग शिलोंग घूमने जाते हैं, मेघालय की राजधानी। ठीक है, तो इको टूरिज्म के क्षेत्र में ये क्षेत्र अच्छा काम कर रहा है। एक चीज और, नॉर्थ ईस्ट में, एनई का मतलब नॉर्थ ईस्ट में दो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं। कौन कौन सी? मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा। इसकी वजह से इको टूरिज्म काफी ज्यादा फेमस है। तीसरी बात,
इसको और कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? तो एक योजना है स्वदेश दर्शन योजना, और दूसरी योजना है प्रसाद। इन योजना के तहत इनका और डेवलपमेंट किया जा सकता है, इन क्षेत्रों का, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी का। चौथा क्षेत्र जिसको हम काउंट तो कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में काम किया जाना अभी और ज्यादा प्रस्तावित है, या और ज्यादा डिमांड है कि इस क्षेत्र में और काम किया जा सके। वो है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स। अवसंरचना, ठीक है। इसमें दो तीन एग्जाम्पल आप दीजिए। एक तो बोगीबील पुल ब्रह्मपुत्र पर बना था, ब्रह्मपुत्र नदी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर इससे मजबूत हुआ है। असम और अरुणाचल प्रदेश की दूरी क्या हो गई है? कम हो गई है। असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक। दूसरा एक और इंफ्रास्ट्रक्चर था, ढोला सदिया पुल। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी ज्यादा आपको काम करेगा एग्जाम्पल के रूप में। इन दोनों पुल, ये दोनों पुल क्या हैं? ब्रह्मपुत्र नदी पर हैं। इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ है? सुधार हुआ है। लेकिन इस क्षेत्र में और काम करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी भी आप देखिए, एक ही कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो बाकी नॉर्थ ईस्ट को जोड़ रहा है भारत की मुख्य भूमि से। अगर उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बंद कर दिया जाए तो फिर नॉर्थ ईस्ट से संपर्क भारत का मुख्य भूमि का कट जाएगा। तो इतने बड़े भूभाग का संपर्क कटना अपने आप में चुनौती है, जब आपके पड़ोसी में, पड़ोसी देशों में स्थिरता ना हो, मित्रता ना हो, कई सारी चुनौतियां हों। चीन को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, म्यांमार में सैन्य शासन है, रोहिंग्या संकट पहले से चल रहा था, ठीक है। तो पूरा क्षेत्र का व्यू आपको ध्यान में रखना है। म्यांमार से आगे बढ़ेंगे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये सब क्या हैं? गोल्डन ट्रायंगल हैं, जहां पर नार्को टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अवैध तस्करी ड्रग्स की, ये सब ज़्यादा प्रचलन में है। तो सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स। कुछ और सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। एक यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स में एक एग्जांपल और लिख लीजिए। एक इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स में दूसरा एग्जांपल क्या होगा? आपने देखा होगा, ये है इनलैंड वाटर टर्मिनल, जो सेकंड राष्ट्रीय जलमार्ग है सदिया से धुबरी, उसको जो है अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल, वो जो है रास्ता एनएच, वो वाटरवे 2 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, नेशनल वाटरवे 2, ये है कहाँ से? सदिया से धुबरी। और फर्स्ट वाला कौन सा है? फर्स्ट वाला गंगा नदी पर है, हल्दिया से, इलाहाबाद से हल्दिया, कोलकाता तक, ठीक है। तो इसको क्या किया है? मल्टी मॉडल टर्मिनल बना दिया। मल्टी मॉडल का मतलब केवल आपको पानी से ही नहीं जाएंगे, पानी, रोड, एयर कनेक्टिविटी, सब कुछ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स में आएगा। कुछ और क्षेत्र हैं, सेक्टर्स हैं। नेक्स्ट है शिक्षा, एजुकेशन। मैक्सिमम पढ़ी लिखी आबादी है। एग्जाम्पल, हवा में बात नहीं करना, एग्जाम्पल जरूर आपको देना है। अगर मैं मिजोरम की बात करूं, एमजेड का मतलब मिजोरम, ये शॉर्टकट है, आप लिख लीजिएगा पूरा मैं बताने के लिए। इसकी करीब 91% पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, शिक्षित है। त्रिपुरा 87% के आसपास,
मिजोरम में जो एक जिला है सरचिप, 100% लिटरेसी रेट। फर्स्ट उल्लास योजना के अंतर्गत पहला जिला था जिसमें 100% लिटरेसी रेट है। उसके बाद है लद्दाख का, और तीसरा कुछ और है, वो अभी करंट में आपको पढ़ाएंगे तो बता देंगे। मिजोरम में सरचिप जिला 100% लिटरेसी रेट, ठीक है। दूसरी बात, हम्म, युवा आबादी, मैक्सिमम आबादी 25 वर्ष से कम है इनकी एवरेज एज। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। फ्यूचर लेबर फोर्स के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए काफ़ी अच्छी बात है। बस इनको सही से स्किल डेवलपमेंट इनका सही से हो, कौशल विकास सही से हो, ठीक है। उसके लिए युवा आबादी, शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट सेक्टर है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कुछ काम हुआ है, खास करके गुवाहाटी, मिजोरम और मेघालय में। लेकिन इसमें और आगे कार्य करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि खास करके जो ड्रग्स की समस्या है वो ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के रीजन में है, ठीक है। और जो हेल्थ स्टैंडर्ड है, मतलब यहाँ पर जो नशा और कच्ची शराब जिसे कहते हैं, उसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम है। क्योंकि जो जनजातियाँ और आदिवासी हैं वो अपना लोकल ड्रिंक्स ही यूज करते हैं और उनमें कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, ठीक है। तो जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बहुत ही कम है, 60 से भी कम पहुंच जाती है, ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तीसरा कृषि। कृषि के क्षेत्र में आपको दो चीज़ें तो ध्यान में रखनी ही है। पहली बात, देखिए फर्स्ट जो पहली हरित क्रांति थी वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत में, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ काफ़ी ज़्यादा उत्पादन बढ़ गया। लेकिन उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या रहा, नेगेटिव चीज़ें उसकी क्या रही कि मिट्टी की उर्वरता कम होती चली गई। इतना ज़्यादा खाद का इस्तेमाल लोग करने लगे कि उसमें सैलिनिटी बढ़ने लगी मिट्टी में, तो उसका पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। अब ज़्यादा उत्पादन के लिए आप देखिए लोग ज़्यादा यूरिया वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सेकंड पोटेंशियल है, अच्छा वहाँ पर क्यों हुआ? क्योंकि पानी की भी अच्छी व्यवस्था थी, उत्तम बीज मिल गए, प्लेन मैदान मिल गया, अच्छा प्रोडक्शन, वहाँ पर हरित क्रांति का स्कोप अच्छा बढ़ गया। लेकिन जो सेकंड हरित क्रांति का पोटेंशियल की बात की जा रही है कि सेकंड हरित क्रांति जहाँ पर होगी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो भारत का कौन सा क्षेत्र होगा? वो होगा पूर्वोत्तर क्षेत्र। पानी बहुत ज़्यादा है, यूरिया खाद का कम, वो काम कम, इतने ज़्यादा वन हैं कि प्राकृतिक रूप से ही खाद मिल जाएगी उनके पत्तों के सड़ने की वजह से ही। और तीसरी बात, मिट्टी की जो उर्वरता है वो यहाँ पर खाद का इस्तेमाल ना होने की वजह से उर्वरता काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज सॉइल है। अब इसकी वजह से आप ये ध्यान में रखिएगा, एक तो सिक्किम अपना क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, यहाँ पर पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती होती है, खाद रसायन इनका इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी बात, हरित क्रांति के लिए, हरित क्रांति के सेकंड चरण के लिए उत्तम आदर्श स्थिति है। तीसरी बात, 70% लोग यहाँ पर कृषि ही करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इनमें से ज़्यादातर लघु और सीमांत किसान हैं, मतलब केवल और केवल जीवन यापन करने के लिए ही खेती करते हैं। उनके खेत के जोत का आकार 2 हेक्टेयर से कम है, छोटे छोटे टुकड़ों में, बड़े बड़े फार्म हाउस नहीं है जैसे पंजाब, हरियाणा और
वेस्टर्न यूपी में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, वैसे नहीं है। ये दिक्कत वाली बात होता है। ठीक है। झूम कृषि यहाँ पर ज़्यादा फेमस है आदिवासियों के बीच में, और झूम कृषि को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। मतलब जलाते हैं, जंगल साफ करते हैं, और उसके बाद कुछ दिन वहाँ पर खेती करेंगे, साल 2 साल, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, वहाँ पर जंगल काटेंगे। तो इससे क्या है, पर्यावरणीय क्षति बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो पता नहीं चलती इस वजह से, क्योंकि वो लोग स्मॉल लेवल पर करते हैं। ठीक है, प्रकृति के साथ जुड़कर करते हैं। एक ही जगह का दोहन, एक ही जगह का मिट्टी, जंगल, पानी, वो सब पूरा यूज नहीं करते, थोड़ा यूज किए, उसको रिकवर करने के लिए स्पेस दे दिए। इस वजह से उसके निगेटिव इफेक्ट ज़्यादा दृष्टिगत नहीं होते, दिखते नहीं है। एक तो उनकी रिक्वायरमेंट कम, कोई मास लेवल पर तो कर नहीं रहेंगे पूरा पूरा जंगल साफ किए दे रहे हैं। ठीक है, बस इतना कर रहे हैं कि उनके परिवार का भरण पोषण हो जाए, बस। ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सेक्टर छूट गया वो है स्पोर्ट्स, खेल। पारंपरिक खेल आपने सुना ही होगा, थांगता या थांगला मणिपुर का मार्शल आर्ट है। ठीक है, मणिपुर या सिक्किम कहीं का है, एक बार देख लीजिएगा, जहाँ तक है मणिपुर का ही है। फुटबॉल के क्षेत्र में बहुत अच्छा ये लोग कर रहे हैं। तीरंदाजी बहुत अच्छा। वेट लिफ्टिंग, मीराबाई चानू यहीं की हैं। बॉक्सिंग, मैरी कॉम का आपने नाम सुना होगा, एमसी मैरी कॉम। ठीक है, ये सब क्या है, इनके उभरते हुए क्षेत्र हैं। अब ये कुछ नहीं इनके पास रहेगा, ना नौकरी रहेगी, ना स्वास्थ्य रहेगा, तो ये क्या करेंगे, ना खेल कूद का इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो ये क्या करेंगे, नशा पत्ती करेंगे। यही तो है स्किल डेवलपमेंट, कि आप उनको क्या कीजिए, जिस स्किल के लिए उनके अंदर क्षमता है उसको डेवलप कीजिए, उसको अवसर दीजिए। जब आपको सारा कुछ पता चल गया तो इसी में से आपको चुनौतियां निकालना है कि क्या क्या चुनौतियां हैं, किस क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। क्षमता का देख लेते हैं, पोटेंशियल क्या क्या है। फ्रंट रनर के रूप में नॉर्थ ईस्ट की क्या क्या क्षमताएं हैं, क्या क्या पोटेंशियल है। पहला, सबसे पहले इसकी ज्योग्राफी और लोकेशन देखिए, भू रणनीतिक, जियो स्ट्रेटजिक इंग्लिश में इसको बोलेंगे। ये दक्षिण पूर्व एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का प्रवेश द्वार है। यहीं से तो आगे जाएंगे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार। इसी के तहत 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनी। लुक ईस्ट पॉलिसी कब आई थी, 1995 के आसपास। फिर ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनी, कि केवल देखना ही नहीं है, कुछ आगे बढ़ करके करना भी है। ये इसकी क्या है, क्षमता ही तो है। वो क्या है, कहीं से लाए तो नहीं, ये केवल और केवल कौन डिसाइड कर रहा है, ज्योग्राफी। यही इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफी की। ठीक है, एक यहां पर सेक्टर्स में एक और सेक्टर का नाम लिख सकते हैं, वो कौन सा होगा, होगा आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में एक एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिएगा। त्रिपुरा में क्या हुआ, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, त्रिपुरा में क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, भारतीय सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क, ये स्थापना हुई है। ठीक है, त्रिपुरा में। और असम में अभी प्रस्तावित है 100 एकड़ का आईटी पार्क।
तो आईटी हब जो है बन सकता है। मणिपुर में भी काफ़ी काम चल रहा है, लेकिन ये संघर्ष, कुकी और मैती का संघर्ष की वजह से चीज़ें धरातल पर अभी नहीं जो है पूरी तरीके से उतर पाई हैं। ठीक, आईटी सेक्टर का भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्षमता में पहला है भू रणनीतिक, जियो स्ट्रेटेजिक। दूसरा पॉइंट है भारत का ग्रीन हब। बहुत ज्यादा जंगल है, घने वन के कारण जैव विविधता ज्यादा है, बायोडायवर्सिटी। पारिस्थितिकी तंत्र बैलेंस है, संतुलित, संतुलन में है, ज्यादा अभी दोहन नहीं हुआ, एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ। इन तीनों की वजह से ये जो ग्रीन हब बना, ये इको टूरिज्म के लिए, साथ में संधारणीय कृषि के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है। पानी की सुविधा है, मिट्टी उपजाऊ है, बस मैदान के रूप में नहीं है। ठीक है। तीसरी बात, एनर्जी की क्षेत्र में बात करें, ऊर्जा, कोयला टर्शियरी एज का पाया ही जाता है, लो क्वालिटी का। ठीक है। तेल, असम का डिब्रूगढ़, आपने नाम सुना होगा, डिब्रूगढ़ रिफाइनरी। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस पाई ही जाती है। ठीक है। त्रिपुरा, असम, इनमें सब में हर जगह जो है नेचुरल गैस, ओएनजीसी के कई सारे प्लांट चल रहे हैं। ठीक है। जल विद्युत के क्षेत्र में आपको बताई दी है कि 60 गीगावाट से ज़्यादा की क्षमता है। अधिकतर स्टेट क्या है, पावर सरप्लस स्टेट हैं, वो बिजली दूसरे को बेच रहे हैं। इंडिया से बांग्लादेश में बिजली जा रही है। ठीक है। तो ये सब क्या है, एनर्जी सेक्टर में इनका काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। नेक्स्ट, कम लागत, श्रमिक की उपलब्धता। इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं है जनसंख्या के हिसाब से, तो श्रमिक सस्ते रेट पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो विनिर्माण क्षेत्र, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसकी संभावनाएं अपार हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रियल एग्जांपल है, जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, कम लागत श्रमिक की उपलब्धता। यहाँ पर देखिएगा आप, जब भी आप इसकी ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी से ही डिसाइड होगा कि वहाँ पर वेजिटेशन कैसा पाया जाएगा, वनस्पतियाँ कैसी पाई जाएंगी, पेड़ पौधे कैसे पाए जाएंगे। त्रिपुरा में आप देखेंगे तो पाइन एप्पल बहुत होता है, अनानास। यहीं पर देखेंगे, त्रिपुरा हुआ, असम हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे सुपारी बहुत होती है। यहीं पर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हुआ, मिजोरम हुआ। मिजोरम में एक सेक्टर, एक हिल्स है जिसको बोलते हैं जम्पुई हिल्स, जम्पुई पहाड़ियाँ, संतरे के लिए फेमस हैं ये। अरुणाचल प्रदेश में भी संतरा काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर नागालैंड में आपको जीआई टैग की मिर्च मिलेगी, छोटी सी होगी, बहुत ज़्यादा कड़वी होगी। उससे वो लोग क्या करते हैं, जो सुरक्षा बल हैं
उससे वो लोग मिर्च का इस्तेमाल करके बम वगैरह बनाते हैं ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके, क्योंकि आंखों में जलन पैदा करती है। नागालैंड की मिर्च, कीवी यहाँ पर होती है। ये सब क्या है? लेकिन लोकल इंडस्ट्री, ये सब क्या है? रॉ मटेरियल है। इनको प्रोसेस करने के लिए, विनिर्माण करने के लिए आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। अगर सुपारी है तो सुपारी से गुटखा भी बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन गुटखा की कोई फैक्ट्री यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। पाइनएप्पल को प्रोसेस करके कई सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, जैम बन सकता है, अचार बन सकता है, उसको प्रोसेस करके ड्राई फ्रूट करके, सूखा करके ड्राई फ्रूट के रूप में बेचा जा सकता है, लेकिन वो इंडस्ट्री आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। कई सारे कारण हैं कि क्यों नहीं मिलना, कुछ पॉलिटिकल कारण हैं, कुछ जियोग्राफिकल कारण हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप चैलेंजेस तो देखिए कि रॉ मटेरियल तो है यहाँ पर, लेकिन क्या है? इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सरकार की नीतियों में स्थायित्व चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। और सरकार की नीतियों में स्थायित्व तभी रहेगा जब सरकार खुद स्थायी रहेगी। कई सारे विद्रोही ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, थोड़ी सी बात बिगड़ी तुरंत बंद हो जाता है, तुरंत वाहनों में आग लगा दी जाती है, तुरंत घर के घर जला दिए जाते हैं, गांव के गांव साफ किए कर दिए जाते हैं। अभी मणिपुर में देखिए कुकी और मैती का विद्रोह, लाइव एग्जाम्पल। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से इंडस्ट्री के यहां पर डेवलपमेंट हो नहीं पाया। और तो और भारत में कहा जाता है कि हर एक राज्य में एक नया भारत आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा सांस्कृतिक और निर्जातीय विविधता है कि आपको लगेगा कि हम एक भारत एक नहीं है, लेकिन विविधता में ही एकता है। तो ये हमारी क्या है? विशेषता है, क्वालिटी है। ये संस्कृत की क्या है? विशेषता है। और इस विशेषता को संजो कर रखना है। सब कुछ अगर यूनिफॉर्म ही बन जाएगा तो डाइवर्सिटी का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस क्षमता में एक चीज और लिखिए, विविध सांस्कृतिक विरासत। इसकी वजह से क्या हो रहा है? पर्यटन और हस्तशिल्प का यहां पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। नागालैंड के शॉल, त्रिपुरा की बांस शिल्पकारी बहुत फेमस है। कई सारी जनजातियां यहाँ पर रहती हैं, लुसाई हो गई, ब्रू हो गई, त्रिपुरी हो गई, रियांग हो गई, ये सब जनजातियां हैं। नागा हो गए, कुकी, मैती, ये सब जनजातियां हैं। ठीक है, तो इस विविध सांस्कृतिक विरासत, अच्छा जब विरासत, सांस्कृतिक विरासत की बारे में बात करेंगे, अलग अलग जनजातियों के बारे में बात करेंगे, तो उनका खान पान, वेशभूषा सब कुछ अलग होगा। यही तो है पर्यटन और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। कहीं उनकी टोपी, उनका शाल ओढ़ करके मजा आ रहा है, इधर से फोटो खिंचा रहे हैं, उधर से फोटो खिंचा रहे हैं। आजकल क्या है? होम स्टे का प्रचलन चल गया है कि आकर के मेहमानों की तरह घर में रहिए, होटल में रुकने की जरूरत नहीं है। नेचुरल जैसे वो लोग रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, वैसे ही आप भी खाइए पिए, मौज मस्ती कीजिए, फिर उसके बाद चलते बनिए। ये होम स्टे का प्रचलन चल रहा है। ये सब क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना ही तो है। कल्चरल एक्सचेंज होता है उससे, खान पान, वेशभूषा, कुछ आप अपनी बताएंगे, कुछ वो अपनी बताएंगे, यही सब मैटर है। तो ये सब क्या है? इसकी नॉर्थ ईस्ट के पोटेंशियल को बता रहा है कि किस किस क्षेत्र में इसकी क्षमता है। अब जब क्षमता है तो कुछ चुनौतियां भी होंगी। उन चुनौतियों से कैसे पार कर लगाना है, या हम उसमें निपटान के लिए क्या कर रहे हैं, या हमें क्या करना है इन चुनौतियों से निपटने के लिए, यही आगे की राह डिसाइड करेगी। तो चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती यह है, बेहतर
कनेक्टिविटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट से भारत की मुख्य भाग को जोड़ने के लिए एक ही कनेक्टिविटी है, वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। उस पर कुछ गड़बड़ हुआ, भूस्खलन हुआ, बाढ़ आ गई, तो अगर वो हाईवे बंद तो पूरी कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट से डिस्टर्ब हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी इवन अभी आप देखिए, 1 महीना 1.5 महीना पहले मिजोरम की राजधानी आइजोल के पास, मतलब मिजोरम जो है जुड़ा रेलवे लाइन से। आप ये सोचिए, स्वतंत्रता के 75 साल बाद ऐसी ज्योग्राफी है, उसमें भी करीब बताते हैं कि 150 के आसपास तो सुरंगें हैं खाली उस रेलवे लाइन पर। इतनी टफ ज्योग्राफी है। ठीक है, तो बेहतर कनेक्टिविटी नहीं है, उसमें सुधार करने की जरूरत है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की जरूरत है। दूसरी बात, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। बहुत डिजास्टर से प्रवण क्षेत्र है, डिजास्टर आने के चांसेज बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे खास करके बाढ़, भूकंप। भूकंप के जोन 6 में आता है ये, अब जो नया क्राइटेरिया है, पहले जोन 5 में आता था। बाढ़, भूकंप और भूस्खलन, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रवण क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा, आप हर साल देखते होंगे ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आती है, हर साल न्यूज में सुनते होंगे। ठीक है, चुनौतियों में और क्या है? नृजातीय संघर्ष। हालिया एग्जाम्पल मणिपुर का लीजिए, कुकी मैती संघर्ष। 1990 के आसपास एक जनजाति थी मिजोरम की, ब्रू। मिजोरम में जैसे आज मणिपुर में कुकी मैती के बीच में संघर्ष है, कुकी लोग रहते हैं पहाड़ी क्षेत्र पर, मैती लोग रहते हैं प्लेन एरियाज में। मणिपुर कुछ ऐसा है, यह है पहाड़ी, बीच में है प्लेन एरिया। तो ये मैती ना तो इधर जाएंगे और ना ये इधर से इधर आएंगे, जहां दोनों, ये इधर से इधर गए या इधर से इधर आए, संघर्ष चालू। ये है हाल, पहाड़ी क्षेत्र पर कुकी, प्लेन क्षेत्र पर मैती। ये ब्रू जनजाति के बारे में बता रहा था कि ब्रू जनजाति मिजोरम में थी। 1990 के आसपास मिजोरम में ऐसा हुआ कि इनको वहां से भगाया गया मार काट करके, तो इनका जो पुनर्वास किया गया, रिहेबिलिटेट, वो किया गया त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में जो पहले की जनजाति थी, वो अब उनमें और इनमें चल रहा था कुछ समय से। ठीक है, अब तो मामला शांत है, लेकिन मैं बात बता रहा हूं। एक और देखिए, एक आपने नाम सुना होगा, NSCN-IM, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। इसाक मऊआ, इसाक मऊआ ये इनके नेता हैं। इनके नाम पर ये क्या डिमांड कर रहे हैं? ग्रेटर नागालिम, नागालैंड के अंदर भी एक और ग्रेटर नागालिम बनाने की बात कर रहे हैं। केवल और केवल सारी बात यह है कि हमें स्वायत्तता ज़्यादा दी जाए, हमारे जनजातीय अधिकारों की रक्षा की जाए। संस्कृति के प्रति बहुत ही रिजिड हैं, मेल मिलावट, हम कुछ भी अगर कुछ होता है तो वो अपनी संस्कृति पर हमला मानते हैं कि हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है। ठीक है, और आपको पता होगा कि अभी लद्दाख में सोनम वांगचुक के नेतृत्व में हुआ था, 6 शेड्यूल में शामिल करने की बात चल रही थी। तो जो 6वीं अनुसूची है उसमें यही है। 6वीं अनुसूची में भारत के केवल 4 राज्य हैं। जब आप नॉर्थ ईस्ट का मैप देखेंगे तो ये जो 4 लोग, ये जो 4 हैं, ये जो लाइन से हैं, यहाँ से कीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चार ही 6 शेड्यूल से जुड़े हैं, ये बिल्कुल लाइन से हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम,
लेफ्ट से, मतलब लेफ्ट से राइट चले आएंगे। त्रिपुरा वो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। ठीक है, ये ग्रेटर नागालिम की बात कर रहे हैं। त्रिपुरा में ही जो बंगाली और आदिवासी समुदाय है, आदिवासी समुदाय त्रिपुरा लैंड की बात कर रहा है कि त्रिपुरा में भी 40 लाख जनसंख्या है केवल, लेकिन उसमें भी वो त्रिपुरा लैंड बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? निर्जातीय संघर्ष, जो कि देखिए जब भी ये स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ये संघर्ष क्या करता है? केवल और केवल संसाधनों का नुकसान हो रहा है, बस और कुछ नहीं। अगर स्थायित्व तो नहीं रहेगा तो पॉलिसी में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, नीतियों में कभी भी स्थायित्व तो रहेगा नहीं। जब नीतियों में स्थायित्व तो नहीं रहेगा तो हर कोई चौधरी रहेगा, हर कोई चाहे कहेगा कि हम ही सरकार हैं। तो कभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर जाकर के निवेश नहीं करेंगे, और जब निवेश नहीं करेंगे तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो लोग क्या करेंगे? या तो नशा करेंगे या हथियार उठाएंगे, तो ही काम करेंगे। इसके अलावा और कोई काम उनके पास रहेगा ही नहीं। एजुकेशन आप दे नहीं रहे, रोजगार आप दे नहीं रहे, स्किल डेवलपमेंट आप कर नहीं रहे। उनका खेल कूद में मन लग रहा, लेकिन खेल कूद के लिए भी क्या चाहिए कि उनको उस हिसाब का पोषण चाहिए, और क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर वो घास में दौड़ करके खेल रहे हैं तो उनको उस लेवल तक ले जाइए कि वो ओलंपिक में जाकर के खेल सकें। ठीक है, तो ये है निजातीय संघर्ष चुनौतियां। और चुनौतियां क्या हो सकती हैं? आपने बहुत बार सुना होगा मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या लग गया था? बार बार लगता है अफस्पा, आर्म्ड स्पेशल फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, कि जो सशस्त्र बल हैं उनको ये स्पेशल शक्तियां मिल जाती हैं उस समय जब वो क्षेत्र अशांत घोषित हो जाता है। तो अफस्पा कानून बार बार लग रहा है, कहाँ? नागालैंड में खास करके, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में। तो जिसकी वजह से क्या है, लोगों में विश्वास की कमी हो जाती है। लोग क्या करते हैं? हथियार उठा लेते हैं या सरकार के विरुद्ध ही काम करने लगते हैं। तो ये भी एक चुनौतियों में, क्योंकि जब क्षेत्र ही अशांत रहेगा तो फिर बाकी शांति की बात नहीं कर सकते। जब सरकार ही सुरक्षित नहीं है तो लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? ठीक है, तो मानवाधिकार हनन का मुद्दा बार बार उठ रहा है यहाँ से। ठीक है, मणिपुर की एक थी वो इरोम शर्मिला जी, नाम डाल करके तो सर्च कीजिएगा। उन्होंने अफस्पा हटाने के लिए कई बहुत दिनों तक अनशन किया। नाक से उनको जो है लिक्विड के रूप में खाना दिया जाता है, नली लगा करके। ये हालत है। नेक्स्ट एक बहुत बड़ी चुनौती है नार्को टेररिज्म, नार्को आतंकवाद। और ये क्यों है? क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ये गोल्डन ट्रायंगल के पास पड़ता है। गोल्डन ट्रायंगल में तीन कंट्री आती हैं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव क्षेत्र है, खास करके अवैध चीज़ों के लिए। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई? चुनौतियां हो गई। और अब जब चुनौतियों की बात हो गई तो भारत के द्वारा कुछ ना कुछ तो किया गया होगा इन चुनौतियों से निपटने के लिए। वो क्या क्या कार्य किए गए, उनके बारे में भी जरा देख लेते हैं। एक आपने सुना होगा ये कार्यक्रम, पीएम डिवाइन, प्रधानमंत्री अवसंरचना विकास पहल।
इसके लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। आपने दूसरा नाम सुना होगा उड़ान योजना का, उड़े देश का आम नागरिक। कई सारे एयरपोर्ट बनाए गए, तो एयर कनेक्टिविटी सुधरी है। इस समय करीब नॉर्थ ईस्ट में 17 एयरपोर्ट हैं, पहले 9 थे। ठीक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आपने एक नाम सुना होगा, BBIN। भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, इनके बीच मोटर वाहन समझौता, ताकि कनेक्टिविटी सुधरे, एक ही जगह का लाइसेंस सभी जगह वैलिड हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। आपने एक और नाम सुना होगा, मेकांग गंगा सहयोग परियोजना। मेकांग कहाँ की नदी है? म्यांमार और थाईलैंड के आसपास। वहां से इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन। आपने एक और सुना होगा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक और सुना होगा, आ, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, ये त्रिपक्षीय राजमार्ग बना रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट से सीधे जाइए थाईलैंड तक बाई रोड। एक आपने और सुना होगा, कालादान परियोजना। कालादान नदी है म्यांमार की, तो म्यांमार से लेकर के कोलकाता तक अल्टरनेट रूट। ठीक है, समुद्र मार्ग के द्वारा भी और इसके द्वारा बाई रोड भी। मल्टी मॉडल परियोजना है ये, मतलब केवल समुद्र मार्ग पर नहीं, वो जो है रोड मार्ग के द्वारा भी जुड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कार्य किए गए हैं। चुनौतियां जब आपको पता चल गई तो फिर आगे आप उसका हल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। देखिए, चीज़ें यहाँ पर इतनी समझ लेना है आपको कि अगर निबंध लिखना हो तो निबंध आपको लिखना होता है 700 शब्दों में लगभग। आप ये मानकर चलिए कि 30 से 40 मिनट में आपको 700 शब्द लिखने हैं, तो इतना कंटेंट आपके पास रहे। दूसरी बात, 2 पेज आपको ब्लैंक मिलेंगे जहां पर आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। तो आप जब भी फ्लो चार्ट और एक विजुअल व्यू दे करके ऐसे पॉइंट वाइज लिखेंगे तो थ्योरी लिखने में आपको टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता देनी है। तो थोड़ा बहुत ही अगर आपको वहाँ की ज्योग्राफी, कल्चर, आपका पॉलिटिकल, ये सब चीज़ें अगर तैयार हैं तो आप आंसर अपने आप बना लेंगे कि इस क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।